फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा नाज़रीन, ऑफ कोर्स कोई ना कोई मैसेज आपके साथ शेयर होता है। तो मैं आजकल सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि हमारे मुल्क के हालात बहुत ही एक हसासियत पे चले जा रहे हैं और कभी कुछ इस तरफ डगमगाता है हमारा मुल्क, कभी इस वक्त इस साइड डगमगाता है। एक अजब सी सिचुएशन में मुब्तला हो गया हमारा मुल्क। और डे बाय डे जो हमें बार बार आवाम को मेंशन किया जाता है कि हमारा मुल्क बड़ा मकरूज़ है और कर्ज उतारने के लिए और कर्ज लिए जाते हैं, और इसको सबसे ज़्यादा जो हमारी हुकूमत वक्त या हमारा मुल्क डैमेज होगा, हमारी आने वाली जनरेशन बाखुदा। बिल्कुल उसी तरह एक छोटे से घर में, एक घर के अंदर अगर कोई फैमिली है, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, तो अगर उनके बच्चे होते हैं, जैसे माँ बाप उनके बच्चे हैं, तो अगर बाप कुछ कोताही करता है, जैसे घर बेच देता है, किसी भी रीज़न की वजह से अपनी प्रॉपर्टी बेच देता है, तो बच्चे दर-बदर हो जाते हैं और डिफरेंट किरायों के मकान में रहते हैं। तो क्या होता है, यानी कि डैमेज हुई आपकी आने वाली जनरेशन। बिल्कुल इसी तरह मुल्क का भी यही हाल है। अगर हम अपनी चीज़ें बेचते रहेंगे तो आने वाली जनरेशन को ये सब सूद के साथ अदा करनी होती। कहते हैं सूद एक ऐसी मूजी बीमारी है या एक ऐसी मूजी चीज़ है जिसे खुदा के साथ जंग के बराबर है, ये कुरान में बताया गया। उसके बावजूद हम मुसलमान होने का जो है झंडा लहराते रहते हैं, और लेकिन हम एज जिस सीट पर बैठे हैं, जो जिस जगह को लीड करें, हमारे अंदर वो सलाहियतें ही नहीं मौजूद। मैं मैं एक पर्सनली मेरा एक सोच आती है, जाहिर सी बात है हम टेलीविजन देख रहे होते हैं, मोबाइल की सोशल मीडिया देख रहे होते हैं, एक्टिविटी में मेरी इतनी सी वर्ष है कि देखें, अगर एक डॉक्टर, अगर कोई डॉक्टरी पढ़ता है, कोई बच्चा है, मोहब्बत स्टूडेंट ने है, अगर वो मेरी जब पढ़ता बुलाया है जहाँ को उसके ना बाद वो दिल डॉक्टरी को करता है तो किसी उसके की पास जाते हैं तो हाँ, खबर, अच्छा ना फील दिल होता को है कि ये किसी पढ़ा की लिखा शख्स है, खबर। जो हमारी ट्रीटमेंट का एक लबों सर्जन है, पे वो एक मोहब्बत पढ़ का के जाता है। अब मुझे बताए, एक सर्जन के पास एक सर्जन की डिग्री हो लेकिन वो पढ़ा लिखा ना हो, तो मुझे बताएं वो नुकसान करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना नुकसान। वो किसी भी जिंदगी के साथ खेल सकता है। लेकिन आज हमारे ऊपर जो मुसल्लत हैं लोग, मैं एक दो लोगों का ही कहूंगी, ज्यादा लोग नहीं है, ये ज्यादा लोग हैं, मैं इसको जज नहीं कर पा रही हूँ बहुत माजरत के साथ। सब लोगों को वो सीट्स दी गई हैं और हमारे अवाम पर मुसल्लत किए गए जो तालीम से उनका दूर दूर तक लगाव नहीं। जो लोग ये कहें कि डिग्री तो डिग्री होती है, चाहे जली क्यों ना हो। तो आप मुझे बताएं, हमारे ऊपर ऐसे हुक्मरान और मजीद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको, यकीन करें, जब मैंने कुछ देखा लोगों ने अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपने मुल्क, अपनी पार्टी के लिए कुछ ऐसे असातिज़ा को जॉब दे दी है, ऐसे स्कूलों के ऊपर मुसल्लत कर दिए जिनको सूरह इखलास नहीं पढ़ने आती, जिनको सूरह इखलास का तर्जुमा नहीं मालूम। उन टीचर्स को जो सैलरी लेने या पेंशन लेने जिस जगह पे जा रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि नॉलेज की स्पेलिंग बताएं, उनको नॉलेज की स्पेलिंग एन से शुरू करें जबकि के से शुरू होती है। अब मुझे बताएं कि ऐसे लोग जब आने वाली जनरेशन या यूथ पर मुसल्लत किए जाए तो आगे वाली जनरेशन क्या अपने आप को प्रेजेंट करेगी और किस तरह आवाम का ख्याल रखेगी। मैं एक इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि आने वाली यूथ या आने वाली जो लोग वजारतें ले रहे हैं, कम से कम वो पढ़े लिखे हों, ताकि वो खुद पढ़े लिखे होंगे तो वो दूसरी अपने आने वाली जनरेशन को भी कहें कि आप तालीम हासिल, उनके मुंह से बहुत अच्छा लगेगा कि आप तालीम हासिल करें, क्योंकि वो खुद तालीम याफ्ता खड़ा हुआ ना, तो वो अपने आप को प्रेजेंट कर। जब आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, दूसरों को क्या रहनुमाई करें। तो मेरे साथ एक कॉलर है, या अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, सभी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। या बस एक दिल की दुखन हो रही थी कि मैंने कहा हम पर जो हुक्मरान जो जो जैसे हेल्थ मिनिस्टर हो या एजुकेशन मिनिस्टर हो, तो इतनी सी तो हमारी इल्तिजा होनी चाहिए कि कम से कम सारी जो लोग डेजिग्नेशन पे बैठे हैं वो पढ़े लिखे तो हो, ताकि वो जब भी किसी सेमिनार में खड़े हों तो आने वाली जनरेशन को कहें वो पढ़े लिखे होने चाहिए। जैसे एक डॉक्टर है, वो पढ़ा लिखा है, सर्जन है, तो हम उसके पास सर्जरी करवाते अच्छे लगते हैं। अगर वो सर्जन नहीं है और वो जली तौर पे आया है, तो मुझे बताइए ना, वो किसी जिंदगी के साथ खेलने के बराबर है। बिल्कुल, मैं कहती हूँ वो खेलना एक जिंदगी के साथ है, लेकिन हम लोग कि हमारी मुल्क पर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो अपने जो जो डेजिग्नेशन उनको दी हुई है वो उनको डिजर्व ही नहीं करते, और आने वाली जनरेशन जो है ना उनके हवाले कर दी जाती है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये वही बात है, मेरिट की किलिंग वाली बात है ना, कि एक सही जगह पे गलत आदमी को लगा दिया जाए जिसका शोबे से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। तालीम में वो लोग बैठे हुए तालीम से शोबे से जिनका ताल्लुक ही नहीं है, जिनको तालीम के बारे में कुछ अलिफ बे भी नहीं पता। मसला ये है कि ये सिलसिला इसलिए ये भी एक नाइंसाफी है ना, कि अगर आप जिस जगह जिसको बिठाना वो ना बिठा रहे हो, तो ये भी एक नाइंसाफी है। माशरे में इससे यानी नाइंसाफी फैलेगी ना, वो क्या करेगा उस डिपार्टमेंट के साथ जो उसके साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका भी मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा, वो ये है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने भी जो साहिब इक़्तिदार पढ़े लिखे, जो ऑक्सफोर्ड पढ़े में, पता नहीं कहाँ से पढ़े में, उन्होंने भी कोई अच्छा काम नहीं किया हमारे माशरे के लिए। वो उसी सिस्टम का हिस्सा बने हैं जो चल रहा है, वो भी उसी करप्शन का हिस्सा बने हैं जो पहले से चल रहा है। तो कहाँ वो माहौल हमें मिल रहा है? प्रॉब्लम ये हो कि जो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, हमने तो जैसे तैसे गुजार ली हमने आपने, लेकिन जो हमारे बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा? इतनी महंगी हम पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, इतनी महंगी सेमेस्टर की फीसें दे रहे हैं। इस महंगाई के दौर में आपको पता है कि कहाँ क्या बिल भरें, क्या बच्चों के सेमेस्टर की फीस भरें, कहाँ से आप पूरा करेंगे? एक मिनट, मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। या एक आप बहुत अच्छी असल में गुफ्तगू, जब मैं आपसे कोई बात कहूंगी तो आप बहुत अच्छी ब्रीफ भी कर देंगे। अच्छा, हम लोग ज्यादातर सोशल मीडिया ने ना हमें हर मुल्क से कम्युनिकेट हम कर एक इंट्रैक्शन में हो गए कि वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैंने देखा कुछ चाइनीज जो है मुल्क चाइना में और डिफरेंट और कंट्रीज में, उनके बच्चों को किताबें और कॉपियों से इतना नहीं अटैच किया, जबकि उनको भी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के ऊपर, यानी कि उनकी ज़हनी और जिस्मानी एक्टिविटी को ज्यादा फोकस किया गया है। हमारे मुल्क में नोट वसूल करने के चक्कर में वो किताबें मेरे ही स्कूल से ली जाएं, मेरे ही स्कूल से यूनिफॉर्म लिया जाए, दूसरे उससे हम शॉप से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो एक अलग लागत होती। कम से कम 8-10-15 हज़ार रुपए का एक बच्चे का पूरा उसको पैम्पर किया जाता है, यूनिफॉर्म, शूज। अभी मुझे लग रहा है सैलून भी उनके स्कूल में खुल जाएगा कि बाल भी यहाँ से कटवाएं। तो बहुत कुछ ये चीज जो है हमारे बच्चों को डैमेज करेगी, बल्कि फैमिलीज को डैमेज करेगी। तो एज कंपेयर टू दूसरी कंट्रीज में बच्चों को बहुत कुछ, यहाँ तक कि उनका जब ब्रेकफास्ट स्कूल में करवाया जाता है, स्कूल ही प्रोवाइड करता है, तो उसके बाद क्लीनिंग भी उन्हीं बच्चों से करवाई जाती है, कि सफाई भी, ताकि बच्चों को पता चले कि खाने के बाद अपने बर्तन खुद क्लीन करने चाहिए, अपनी जगह को साफ करना चाहिए। तो ये जो है एक्टिविटीज उनके स्कूलों में और हमारे स्कूलों में क्यों इतना डिफरेंस है? ऐसा क्यों है? डिफरेंस क्यों है कि हम प्रैक्टिकल लोग नहीं है ना। बात आपने खुद ही कही ना, हम कहाँ प्रैक्टिकल लोग हैं? जो हम बच्चों को इतना, हमने एक तो पैम्पर बहुत ज्यादा कर दिया। जो हाई फाई स्कूल हैं वहां तो बच्चे, मतलब मेरे ख्याल में वो उनके शायद उनका बस चले तो शायद उनकी किताबें अंदर भी नौकर उठा के बैठे, वो सारा दिन उनकी गाड़ियां बाहर खड़ी रहती हैं, उनको इतने नखरे होते हैं कि वो काम करने के काबिल नहीं रहते। और दूसरी बात है कि देखिए, जो कौमें सुबह टाइम पे नहीं उठती है ना, याद रखिएगा आप, दुनिया के महज़ब तरीन और तरक्की याफ्ता कौमों को देखेंगे ना, बहुत प्यारी बात। यूएस में कहीं देख लें, वो सुबह उठ के उनकी हाईवे पे रोज होता है, एक शहर से कई किलोमीटर रोज जाते हैं और आते हैं। मेरा भांजा को कनाडा में होता है, वो तकरीबन 150-200 किलोमीटर जॉब पे जाता है, और सुबह वो कहता है कि मामू अगर मैं 4-5-4-4:30 बजे ना उठूं ना तो मैं टाइम से नहीं पहुंच सकता। तो ये है प्रैक्टिकल लाइफ। हमारी मार्केटें देखे ना, माशाल्लाह 12-12 बजे खुलती है। जो आप डे लाइट सेविंग का कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो चुका है आपके जहन में। आप इतना प्रोडक्टिव टाइम आप जाया कर रहे होते हैं।
तो भाई आप ये मैं देखिए, लेकिन एक बात तभी मैं कहूंगा, जी मैं इस बात पे एग्री नहीं करता कि हमारी कौम ही ऐसी है तो हम इस तरह हो गए। देखिए याद रखिए कि जो कौमें हमेशा लीडर आके कौमों को दुरुस्त करते हैं, अल्लाह ने भी नबी भेजे हैं कौमों को दुरुस्त करने के लिए। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट लीडरशिप होती ही नहीं है, जो लीडरशिप होती है वो कहीं बहक जाती है। अब आप देखिए चाइना की मिसाल आपने ली, चाइनीज जो इतने अफ्यून परस्त कौम हुआ करते थे, ठीक है, लेकिन वहां जो लीडर आए उन्होंने उनको सुधारा, उनको काम पे लगा। एक एक, जैसे आप कह रहे हैं बच्चों, एक एक बिल्डिंग बनाने के लिए एक एक बच्चों का तो एक ईंट बना के रखोगे। उन्होंने इतनी मेहनत की, उन्होंने बच्चे को प्रैक्टिकल बना दिया, उन्होंने सुस्त और लेजी नहीं, जहां जो कौन सोती रहती थी, आप अंदाजा लगाएं, कह सकता है, लेकिन अच्छे लीडर ने उसको काम पे। हमारे लीडर क्या करते हैं, हमें सुनहरे बाग दिखाते हैं, झूठ की बुनियाद पर हमें वादे करते हैं, और हम उसी झूठ की बुनियाद पे हम अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, हमें मिलता मिलाता कुछ नहीं है, और सोए हुए हम कौम हो जाते हैं। देखिए बात ही है, मैं और आप बैठे हुए ना, आपका तो एक बहुत बड़ा फोरम है माशाल्लाह, बहुत प्रोग्राम कर चुकी हैं आप, हमेशा आवाज उठाती हैं। हम तो वो है बहुत मौजूद तरीके से, हम किसी को बुरा नहीं कह रहे, क्योंकि हमारे हुक्मरान हैं जो भी हमारे सिंध के गवर्नमेंट लोग हैं, मैं कहता हूं कि उनमें भी अच्छे लोग हैं। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमें कम से कम बेसिक फैसिलिटी दे दो। आज यकीन करें, कल आप, मैं बिलीव करें, मुझे इतना अफसोस, एक खातून थी डॉक्टर, वो बाइक पे जा रही थी, उन खड्डे में बाइक लगी है और वो गिरी है, उनका सर फट गया और उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह। यकीन करें कि इस तरह की रोडों का हाल है कि जैसे आप किसी पता नहीं कौन से खंडरात में आ चुके हैं, शायद मौजूदारों के खंडरात भी इससे अच्छा, आपने नोट किया है हम डे बाय डे लोग टेक्नोलॉजी की दौर में और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और हम डे बाय डे और बैक होते चले जा रहे हैं, मकरूज होते चले जा रहे हैं। और याया आपके माशाल्लाह कितने बच्चे हैं ये बताइए? मेरे तो 2 बच्चे हैं, 2 अब बेटे आपके हैं, बच्चे, आपको पता है आपके बच्चे जिस मुल्क में इस वक्त मौजूद है वो 3.5 लाख के मकरूज है इस मुल्क के। अभी उन बच्चों को कुछ नहीं पता। अब सोचें कि 15 साल में जाएंगे तो पता नहीं 5-6 लाख के मकरूज ही ना हो जाए, क्योंकि मैंने जब से सुना था 75,000 से शुरू हुए, फिर 1.5 लाख, फिर 1,35,000, फिर 1.5 लाख, इस तरह करते करते आज एक एक बच्चा 3.5 लाख का मकरूज हुआ है, विदाउट एनी कि उन्होंने कुछ लिया भी नहीं है। और जिन्होंने लिया है उन्होंने अपने ही पेट भरे हैं, अपनी मिलें बनाई हैं, कुछ भी नहीं दिया पाकिस्तान को। वो तो रोज बरोज करते बढ़ते जाएंगे ना। आप कर्ज लेने के लिए कर्जा ले रहे हैं, कर्ज लेने के लिए, ये तो अंडरस्टूड बात है ना। अरे कर्ज उतारने के लिए कर्ज लिया जा रहे हैं ना, मसला तो ये हो रहा है। इनकी सेंसिबिलिटी देखिए जरा। उतारने के लिए कर्ज लिया जा रहा है ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। तो फिर वो कैसे होगा? वो तो आपके पास डेफिसिट आपका बढ़ता रहेगा, डेफिनेटली बढ़ता रहेगा। लेकिन बात ही जो पैसा हमारे ऊपर तो नहीं लग रहा ना, हुक्मरानों की अय्याशी में लग रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में लग रहा है, बड़ी बड़ी अय्याशियों में लग रहा है। वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो पैसा तो मेरे और आपके नहीं लग रहा। असल में याया पता क्या, याया आपने जो देखिए, कभी हम किसी को जब नसीहत कर रहे होते हैं ना, इसके लिए सबसे पहले हमें वो रूप धारना पड़ता है, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, जो भी आप समझ लें, लेकिन आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, बी प्रैक्टिकल। और ये मिसाल मैं नहीं दे रही हूँ, ये मिसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद करके दिखाई। जब किसी को मीठा बच्चे को छुड़वाना है तब पहले खुद देखा कि मैं आया कि जो इतना शौकीन हूँ, गुड़ खाता हूँ या कुछ भी शायद, तो मैं अगर पहले इसको मैं, वो तो पहले दिन भी उस बच्चे को मना कर सकते थे ना, जब वो पहली बार उसकी वालिदा लाई कि ये मीठा बहुत खाता है, तो उन्होंने एक बार तो दूसरे दिन मना किया, तो उन्होंने कहा पहले दिन क्यों आपने नहीं कहा? तो उन्होंने कहा पहले दिन। मैंने कहा मैं तो खुद छोड़ के दिखाऊं। तो वो हस्ती जिन्होंने खुद सब कुछ हमारे लिए करके दिखाया, एक बिल्कुल एक आम जिंदगी जो एक इंसान गुजारता है, तो उन्होंने वो रिप्रेजेंट, तो हमारे जो हुक्मरान वो हमें कहते हैं बिजली के बिल हम पर मुसल्लत करते हैं या हर चीज हमको तकलीफ देते हैं, वो खुद सब आसाइशों में, उनको बिजली जाना, पानी ना आना, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, तो वो क्या एहसास करेंगे? नहीं, वो तो आपकी बात सही है। देखिए बात वही है ना, देखिए बात वही है, मैं आपको कह रहा हूँ प्रैक्टिकल की। अगर वो तो आप हर, अल्लाह माफ करे, मैं तो कहना नहीं चाहता, लेकिन कहना पड़ेगा। हमारे उलमा हमें तो लेक्चर देते हैं, लेकिन क्या वो उलमा खुद उस पर अमल करते हैं? सारे बड़े बड़े आलिम दीन को देखें, बड़े बड़े पराडों में घूम रहे हैं। ये सिर्फ ये एक तबका है पूरा। देखें इसमें सिर्फ उलमा भी हैं, बड़े बड़े लोग भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। आप किसी एक को नहीं कह, वो एक ही गेम का हिस्सा है। सबके पास पराडो है, किसी ने शलवार कमीज पहन रखी है, किसी ने सूट पहन रखा है। सिर्फ फर्क तो यही है ना, जब वो हमें लेक्चरबाजी दे रहे होते हैं, खुद नहीं कर रहे, तो हम पे क्या असरात आएंगे? नहीं हो रहा ना। कितने मदरसे बने में, कितनी तबलीगें हो रही हैं, लेकिन इंसान की किरदार साजी का है, वही हरकतें हो रही हैं। जब मार्केटों में निकलो, बेईमानी है, दूध में मिलावट है, पना में मिलावट है, और वो नमाजें पढ़ रहे, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये तो वही कहता है ना कि फिर अल्लाह ताला वो ऐसी नमाजों, वो ऐसी इबादत को क्या सिला देंगे हमें?
तो मैं समझता हूँ कि आपकी बात सही है, मैं इस पे वाइंड अप करूंगा। देखिए बात ये कि अमन से ही जिंदगी बनती है, लेकिन माशरे के अंदर जो है ना खराबी उस वक्त ठीक नहीं हो सकती जब आप अपने आप को ठीक नहीं करेंगे। हर इंडिविजुअल को चाहिए अपने आप को ठीक करें। मैं जो एक बात आपने कही इसको बिल्कुल सेकंड करूंगा। देखिए बात आप अपने लेवल पे जो आपके इख्तियार में है, अपने घरों में इंसाफ करें, अपने कारोबार से इंसाफ करें। अगर आप दूध बेच रहे हैं तो उसमें कम से कम पानी ना मिलाएं, अगर आप कोई चीज बेच रहे हैं उसमें केमिकल ना मिलाएं, तो कम से कम अपने एंड पे तो सही चले ना। अगर जब आप खुद ही सब कर रहे हैं तो फिर माशरा तो इसी तरह परफॉर्म करेगा ना, जाहिर सी बात। अच्छा या एक इसके ऊपर भी जरा रोशनी डालें। बड़ा मेरा मासूमाना सवाल है, और अभी मासूमाना तो वसीम बदामी का, मेरा बड़ा बचकाना सवाल शुरू कर देते हैं वर्ड। मेरा बचकाना सवाल ये है कि कहते हैं कि अल्लाह का हर हाल में शुक्र करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी जिस तरह तरक्की याफ्ता मुमालिक और सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमसे हमारे साथ जो बनने वाला कंट्री है वो भी आगे निकल गया। आपको पता है ना, हिंदुस्तान ने एक पानी के अंदर की भी एक ट्रेन बना ली है, चांद पे जाने का उसने एक बना लिया है, तो वो तरक्की करता चला जा रहा है। जबकि हमारे साथ 14 और 15 अगस्त को ऑन हुआ था। बांग्लादेश को देख लो, और बहुत सारे ऐसी कंट्री है, श्रीलंका बिल्कुल उसका दिवालिया होके फिर वो अपग्रेड हो गया। तो बहुत सारे मुल्क हैं, तो हम हमेशा उन कंट्रीज की मिसाल क्यों देते हैं जिनके दिवालिये हो गए या जो बेड़ा गर्क हो गया, जहाँ जंगे हो रही हैं। हम अपने मुल्क को कहते हैं अल्लाह का शुक्र करें कि हमारा मुल्क, अरे उसका करें ना, कि इंसान ये क्यों ना कहे कि वो जो कंट्री बहुत तरक्की करते हैं तो अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि हम इतनी तरक्की करें। असल में हम लोग क्या करते हैं, एक कहते हैं ना कि जहन को ग्रिप में करना, तो हमने अपने लोगों को, अवाम को इस ग्रिप में कर लिया कि तुम अल्लाह का शुक्र करो, और हम लोग अपनी जिंदगी अयाशी से गुजार रहे हैं, और हमने खड़े होकर स्टेज पे कह देना है कि तुम लोग अल्लाह का शुक्र करो, तुम लोगों को अल्लाह ने बहुत अच्छा मुल्क दिया है, तो मकरूज है तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। तो उनको इस काम पे लगा दिया। और हमारे मुल्क में क्लासिफिकेशन बहुत है, DHA अलग है, और बिल्कुल जो पसमानदा इलाके अलग हैं, नॉर्थ कराची लो लेवल, लालू खेत इज अलग, क्लिफ्टन इज अलग। बस ये मुझे समझ में नहीं आती। यही हमारे स्कूल में जब हमारा बेसिक ये क्लासिफिकेशन होगी ना, तो आने वाली जनरेशन में हम जो 3 पीस पहनते हैं ड्रेसेस, और जो बेचारे धोती शलवार पहनते हैं, हम उनके साथ बैठना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में ये क्लासिफिकेशन डाल दी गई है। हम इसी तरह चलेंगे तो हम ये कहेंगे अल्लाह का शुक्र करें, हमें इस पर डाल देंगे और खुद अच्छी से अच्छी लाविश जिंदगी गुजारेंगे। इनके बच्चे बाहर मुल्क तालीम हासिल करेंगे, हमारे मुल्क में ना अच्छी यूनिवर्सिटी बनेंगी, ना अच्छे हॉस्पिटल्स बनेंगे, ना अच्छी इमरजेंसी, ना एम्बुलेंस, ना फायर ब्रिगेड, अच्छा कुछ भी नहीं बनेगा, ना सेवरेज इंतजाम, ना बारिश। बाहर मुल्क में बर्फबारी भी होती है ना, तो वहां जिंदगी स्टॉप नहीं होती, वो कंटिन्यू बर्फ क्लियर की जाती है। हम लोगों की यहाँ 2 बूंदा बांदी पड़ती है, तो हम यकीन करें, मैंने कितने लोगों को घर डूबते हुए जाते देखा है। तो ये अगर होगा तो फिर क्या होगा या मुझे बताएं ना, हमें अल्लाह के शुक्र पे लगा के रख दी है, बताएं ना मुझे कुछ। नहीं, इस बात में तो आपकी जरा सभी इस बात में तो आपकी गहराई है। बात ये कि एक अल्लाह का शुक्र अदा करना, वो जो आप कह रही हैं उसमें, और उसमें जो आपने बिल्कुल सही बात की, एक शुक्र एक डिफरेंट होता है, लेकिन आपको इसलिए डाल दिया इस चक्कर में कि आपको अगर सांस भी ले रहे हैं ना तो शुक्र करें कि उस पर टैक्स नहीं लगा। ये शुक्र ना करें लगा देंगे। नहीं, आप हॉस्पिटल जाए ना, आप अल्लाह का शुक्र करें कि ऑक्सीजन, ये हवा मिल रही ना, आप जाए वहां पर ऑक्सीजन लगवाएं तो पैसे देने पड़ेंगे। मैं तो सिर्फ कितनी बात जानता हूँ सभी कि अगर कोई नाइंसाफी हो रही है, कोई जुल्म हो रहा है, तो उस वक्त अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करे। अल्लाह ने उस पर आवाज उठाने के लिए, उसके साथ जिद्दोजहद करने के लिए, ये अल्लाह का फरमान है, हमारे नबी का फरमान है। क्योंकि देखिए एक बात जो हमें समझनी चाहिए ना, जो मैं, हमारे बहुत सारे तबलीगी भाई आते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि वो ये करते हैं कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, यानी अमर बिल मारूफ नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको। लेकिन सिर्फ आप जब सिर्फ हुक्म देते हैं नेकी का और बुराई से नहीं रोकते, तो बुराई तो अपनी जगह मौजूद रहेगी ना। बुराई से रोकना भी तो जरूरी है। अगर आप बुराई से नहीं रोकेंगे कि नहीं भाई ठीक है, हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हम अपने घर में सेफ हैं, बाकी जो मरता है मरने दो, यार ये तो कोई बात ही नहीं है। ऐसे तो माशरा अल्लाह ने नहीं क्रिएट किया ना। इस पे तो नहीं शुक्र अदा कर सकते कि आपके घर के बराबर वाला सूखा मर रहा हो और आप बोलेंगे मेरे पेट में तो रोटी चाहिए, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं। दैट इज रॉन्ग। यही तो हमारे इस्लाम का तो ये तो वतीरा है कि आप अपने पेट काट के दूसरों को देते हैं। तो ये एक शुक्र अच्छा, आपने नोट किया है ये बात। वैसे मैं तो अपनी जनरेशन की बात कर रही हूँ,
हम जन्नत तो हासिल करना चाहते हैं, एक हर बंदे की एक फितरी अमल है कि हम अपनी पर्सनल एक अपने लिए, लेकिन आप यकीन करें क्या शान है मेरे नबी की, उन्होंने दुआ की तो अपनी उम्मत के लिए और कहा कि ये सब जन्नत में जाएं। कितना फ़र्क है कि आप जब नमाज पढ़ते हैं तो आप कहते हैं अल्लाह, मतलब अपनी सजदा सीधा करते हैं अपने लिए, सब कुछ अपने लिए, कभी ये नहीं सोचते कि हम कोई ऐसा अमल करें कि हमारे पीछे लोग चलें और हम एक साथ ही जन्नत में चले जाएं। आपने कभी ऐसे शख्स को देखा है कि जो अपने अमल से, अपनी सादगी से, अपने ऐसे एम्प्लीमेंट से जो तमाम दुनिया से अलग एक रिप्रेजेंट कर रहा हो, जिसके अंदर हम, वो हमें ना बताए, हम खुद उसकी तरफ रग़बत करें? ऐसा कुछ शख्स आपने देखा है जो मिंबर पे ना बैठे और उसको देख के हम उसके पीछे चल पड़े? ऐसा कुछ शख्स देखा आपने? वही वाली बात आ गई ना सभी के अमल नहीं है। बात ये कि कहाँ देखा है आपने? तो वो देखा है हमें बड़े बड़े जो हुक्मरान है वो कभी आपकी आम लोगों के दरमियान आके बैठे हैं, बड़े बड़े उल्मा आके कभी बैठते हैं, कभी मार्केटों में आते हैं, कभी किसी घरों में जाते हैं। जैसे टर्की में वजीर आजम अपने रोजा खोलने की गरीब के घर चले जाता है, ये कहीं निकले? इनके पास तो 25 लोग, वो अगर कोई मिनिस्टर के साथ 25 लोग घूम रहे थे, उसी तरह उसके आगे पीछे उलमा के साथ घूम रहे होते हैं। उनको भी हाईजैक बड़े लोगों ने किया हुआ है, यकीन करें, मैं आपको सही बता रहा हूँ। आप अगर, मेरे दोस्त गए, मैं आपको सिर्फ छोटी सी बात बताऊं, हम लोग एक मस्जिद में गए, वहां एक बहुत बड़े आलिम आए हुए थे, तो मेरे दोस्त कहने लगे, बड़ी उनकी आगे पीछे लोग कर रहे थे, चल यार बड़े पहुंचे में ये वो। मैंने कहा भाई पहुंचे में होंगे, लेकिन इन्होंने कहती इंसानियत के लिए खिदमत कोई बात की, किसी आवाज ये काम किया है। तो वो इतने में वो निकले और उनके साथ सारे उनके बड़े बड़े चेले चपाड़ों को पराडों में बैठ के ले गए वो। मैंने कहा कि वो हमारे दोस्त हैं हसन साहब, मैंने उनसे, हसन साहब मैंने कहा आपकी जो पुरानी आपकी जो है ना ये कोरे, इसमें अगर बैठ के आपके घर जाते ना तो मुझे समझ में आता कि ये वाकई आलिम है। ये तो जाके वो प्राडो में बैठे ना और उन्हीं के लोगों के साथ गए जो प्राडो रखते हैं, तो फिर ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गई ना, ये तो नबी का वसीला ही नहीं। बात तो वही होगी, क्लासिफिकेशन। असल में हम लोग ये सारी जो हम गुफ्तगू करें ना, हम किसी के दीन को हिट नहीं कर रहे, हम एक कॉमन जन, क्योंकि हम आने वाली जनरेशन को जो मैसेज दे रहे हैं ना, चाहे वो इल्म के जरिए हो चाहे दीन के जरिए हो, तो जब तक हमारे अंदर खुद, असल में वो सवालात में अक्सर, मैं अपने मैसेज में भी उस दिन भी कहा था मैंने, कि हम वो सवालात एक दूसरे से करते हैं जो अल्लाह ने करने। बेसिकली हम अपनी जिंदगी सबके साथ नॉर्मल गुजारें और इंसानियत से भरपूर गुजारें, जिसमें तमाम मज़ाहिब का ताल्लुक अल्लाह ताला से, वो बेहतर जाता। हम लोग अपनी जनरेशन को वो मैसेज नहीं दे पा रहे जिससे इंसानियत झलकती है। जब एक छोटी सी मिसाल दूंगी, या तुम बड़े, ये आखिरी बात है, इसके बाद इसको आपने डिफाइन करना है। मुझे बताएं कि अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए, या आप मेरी, अच्छा चले मैं एक ना, या सिंपल, अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, तो मैं जाके, मुझे अगर मेरा ब्लड आपसे मिलता हो, मेरे अंदर एक इंसानियत, तो यार मैं इसको खून दे दूं, तो क्या मैं पूछूंगी कि तुम कौन से उससे हो, तुम क्रिश्चियन तो नहीं हो, तुम हिंदू तो नहीं हो, तुम कोई अहले तशी तो नहीं हो कि तब मैं आपको खून दूंगी? तो मुझे बताएं ना, क्या इंसानियत, क्या हमें ये सबक देती है? हम अपनी जनरेशन को अगर बेहतर देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले, अगर हम चाहते हैं कि वो सबके साथ बगैर तफर्रुक के अच्छा काम करके दिखाए, तो वो तमाम लसानियत, तमाम चीज़ों से एक तरफ होके एक इंसानियत का पैकर हो। जब वो किसी के साथ ख्याल करे तो ये ना वो कहे कि तुम हो कौन, ये सवाल वो कभी भी ना करे। तो आगे जितनी भी हमारी, मैं एजुकेशन की बात करूं, अपने मुल्क की बात करूं, आने वाली जनरेशन की बात करूं, तो मुझे दूर दूर तक बड़ा डार्कनेस नज़र आती है। मैं अपने चंद, हमारे माशाल्लाह इसमें कोई शक नहीं है, बड़े बड़े साइंटिस्ट इस पाकिस्तान में पैदा हुए, इस हिंदुस्तान में पैदा हुए, और मुसलमान थे जिन्होंने बड़ी बड़ी, अल बैरूनी, बू अली सीना, अल राजी, अल ख्वाज़मी, इन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन्होंने बड़ी बड़ी जो है रियाजी, अलजबरा और बायोलॉजी, मैं कहती हूँ तिब में हो या रियाजियत में हो, कहीं पर भी हो, सबसे पहले मुसलमानों का नाम आता है। ये बड़े बड़े लोग थे और मुसलमान थे जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी और हमारे लिए आसानियां पैदा की।
लेकिन हम आज इस दौर में कि हमारे बच्चे, मैं और कंट्रीज़ के बच्चे देखती हूँ कि उनके इतने जीनियस हैं, वो बहुत कुछ करें, तो हमारे पूरे मुल्क में अगर कोई टैलेंट भी है तो उसको दबा दिया जाता है। अभी भी एक बच्ची ने जो है नासा में उसको इनवाइट किया, 11 साल की बच्ची है। एक और बच्चे का है, वो उस बच्चे की भी उम्र 9 साल है और वो भी बड़ा टैलेंटेड है। तो मैं हैरान होती हूँ कि हमारे मुल्क में टैलेंट को फ़रोग नहीं दिया जा रहा, कैपेबिलिटी को फ़रोग नहीं दिया जा रहा। एक बच्चा है जिसका बाबा है, वो भुट्टे और मकई बनाते हैं। आप यकीन करें, उस बच्चे की, वो 9 क्लास का स्टूडेंट है और वो जाके यूनिवर्सिटी के लोगों को इंग्लिश में लिटरेचर पढ़ा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाएं, कैपेबिलिटी बहुत है, सपोर्ट कुछ भी नहीं। मुझे अभी तक पता है उस बच्चे को अभी भी गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया। और बाहर मुल्क में जब तक बच्चा ए लेवल शायद मैट्रिक तक ना पास हो जाए, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट उठाती है। मुझे बताएं, हमारे मुल्क में क्या अभी तक बच्चों की तालीम पर वो इन्वेस्टमेंट की जा रही है? क्या अभी तक एजुकेशन में बच्चों की कंपटीशन किए जाते हैं, उनको फैसिलिटेशन दी जाती है? नो वे, कुछ भी नहीं। लेट्स सी, दिल जलावा बहुत होता है। हमारे बच्चे, सिर्फ पेरेंट्स ही अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दे तालीम, वो ही जिम्मेदारी उठाएं, फिर वो एक अलग दिखावा, एक कंपटीशन, गवर्नमेंट में नहीं प्राइवेट में, प्राइवेट की एक अलग बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो आने वाली जनरेशन 3.5 लाख पर बच्चा मकरूज है। सोच लें कि अब आपने अपनी जिंदगी में क्या डिसीजन लेना है अपने बच्चों के लिए, अपने मुल्क के लिए। तमाम आवाम को खड़ा होना होगा, सोचना होगा। अब आप लोग सेंसिबल हो जाएं, अब आप लोग बेवकूफ़ बनना छोड़ दें, ठीक है जी। मैं वो कहना नहीं चाहती कि एक बिरयानी पर मैं ऐसी बातें नहीं करना चाहती। अब सबको पता है, पर्दे उठ चुके हैं कि अब आप लोगों ने एक शख्स ने एक शख्सियत बनने में कितना टाइम लगाना, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में क्या करना है। लेट्स यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।